अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक। बेटे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा रही थी। पार्ट ए डेट इज़ एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। पार्ट सी के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमने क्लास लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज मैं आपको 5.4 जो है वो करवाऊंगी। अपनी बुक का पेज नंबर 124 बेटे आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 124 आप लोग निकालें। यहाँ पे आपको अगर आप 5.4 की तरफ गौर करते हो बेटे, 5.4 पार्ट सी का 5.4 मैं आप लोगों को आज करवा रही हूँ। ठीक है। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है आपने ये बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम बात करते हैं कि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 1 जूल है, तो उसका मतलब क्या है। तो आप लोग क्या बताओगे बेटे, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स, इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट बॉडी हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। इसका क्या मतलब है, किसी की बॉडी के अंदर एबिलिटी है कि वो 1 जूल वर्क जो है वो करेगा। ठीक है, आप इसको इसी तरह लिखोगे। इट मीन्स दैट द बॉडी हैज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल, कॉमा लगाओगे, उसका मतलब आगे उसको भी लिख दोगे। इट मीन दैट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू रेज इट थ्रू द हाइट ऑफ 1 मीटर। मतलब 1 जूल वर्क जो है वो एक बॉडी जो है वो करेगी, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। ठीक है। और 1 जूल वर्क बेटे आपको पता है ना किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू एफ एस, हमने पढ़ा है ना। इसका मतलब है कि एक बॉडी की जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी, और जो वो हाइट उसकी होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी। जब फोर्स 1 न्यूटन और डिस्टेंस 1 मीटर होगा देन हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल्स टू जूल, दिस इज इक्वल्स टू 1 जूल। आप अगर पीछे अपने वर्क पे जाओ तो वर्क पे आपको नजर आ देगा कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। बेटे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, राइट। अपने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे अगर आप लोग आए, यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे आओ, ये देखो बुक के पेज नंबर 108 पे। 1 जूल वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इसके आंसर में आपने ये 3 लाइंस लिखनी है। ठीक है। आपने कैसे लिख देना है, आपने लिख देना है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स दैट द बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल, 1 जूल, और इसके बाद आपने लिख देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर हो गया, ये आप इसके आंसर में राइट करोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटे अपने 5.5 की तरफ। 5.5 क्वेश्चन की तरफ मूव करें आप लोग। वाइल ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे टायर ऑफ ए व्हीकल समटाइम्स ब्रस्ट, व्हाट मे बी इट काज। कभी कभार जब आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जो आपकी गाड़ी है, वो ट्रक है, बस है या कार है, व्हाट्सोएवर बेटे, व्हीकल की कोई भी टाइप हो सकती है, उसका टायर जो है वो ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है। इसका काज क्या है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है। ये आपने रीज़न बताना है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ब्रस्टिंग। ठीक है। टायर का जो कार का जो टायर ब्रस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न आपने बताना है। तो बेटे बड़ा कॉमन सा रीज़न है, जब हम लोग किसी भी गाड़ी को आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे होते हो तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, हायर हो जाती है, आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब आप ट्रैवल करते हो। ठीक है। जब स्पीड बेटे इंक्रीज़ होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। मैंने क्या वर्ड बोला कि जब स्पीड इंक्रीज़ होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटे वो प्रोड्यूस होती है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। फ्रिक्शन की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, हीट। ठीक है। और हीट जो है वो टायर का जो इनसाइड प्रेशर होता है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और यही एक्सेसिव हीट जो है ये क्या करेगी, ये वीकन कर देगी, कमज़ोर कर देगी किसको, टायर को, और टायर जो है वो क्या कर देगा, ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है। इसीलिए एक तो अपनी स्पीड जो है वो नॉर्मल रखनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जब आपने बहुत देर ट्रैवल कर लें, आपको लगे कि मैंने काफ़ी अब ड्राइव कर लिया, तो आपने थोड़ी देर बाद बीच में गैप लेना होता है ताकि आपके जो टायर्स हैं वो कूल डाउन हो सकें, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो सके।
तो बेटे आपने जो है, ये तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे फिनोमेना जो है, जो रीज़न है उसका है क्या। तो कि आप जब मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी जो व्हीकल है उसका टायर बर्स्ट क्यों होता है, इसका रीज़न मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन आपने लिखना कैसे है, मैं आपको बेटे लिखवा भी देती हूँ, आप लोग लिखें मेरे साथ साथ। आप लोग क्या लिखोगे इसके आंसर में मेरे बच्चे, आप लिखोगे अ टायर बर्स्ट ऑन अ मोटरवे बिकॉज एट हाई स्पीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस। ठीक है, जब लार्ज स्पीड, आपकी स्पीड हाई हो जाती है तो आपकी फ्रिक्शन जो है वो क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। आपने क्या लिख दिया, because a high speed a large amount of friction is produced, this friction produces a lot of heat। friction क्या produce करती है, heat produce करती है। full stop। आगे क्या लिखेंगे आप लोग, आप लिखेंगे heat increases air pressure inside the tire। उस हीट की वजह से टायर का जो इनसाइड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर वीकन्स द टायर कॉमा काजिंग इट टू बर्स्ट। क्लियर बेटे, इसको आपने इस तरह से जो है, इस फॉर्म में जो है इसको आपने राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5.6। वाइल प्लेइंग अ क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट अ बॉल स्मैशेस अ विंडो पैन, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन दिस इवेंट। ठीक है, क्या हुआ कि जब आप क्रिकेट प्ले कर रहे हो किसी भी स्ट्रीट में, तो बॉल जो है वो विंडो के साथ जाके उसने विंडो को स्मैश कर दिया है। आपने बताना है कि यहाँ पे जो एनर्जी चेंज आया है वो कौन सा था, कैसे आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने डिस्क्राइब करना है। जब बेटे क्रिकेट बॉल जब विंडो को जाके जो है हिट करेगा, विंडो को लगेगा, तो क्या होगा, आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बॉल की जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। मूव कर रहा था ना बॉल, तो इसका मतलब है बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। जब वो विंडो को हिट करता है तो काइनेटिक एनर्जी किधर चली जाती है, वो विंडो को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और कुछ पार्ट एनर्जी का जो है वो क्या कर देता है, डीफॉर्म और ब्रेक द विंडो। कुछ पार्ट क्या करेगा एनर्जी का, वो विंडो को ब्रेक कर देगा। फिर क्या होगा, कुछ पार्ट एनर्जी का जो वो साउंड में कन्वर्ट होगा और आपको एक स्मैशिंग नॉइस जो है वो फील होती है। ठीक है, और फिर इसमें क्या है कि कुछ अमाउंट जो एनर्जी की है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में। ठीक है, कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ पे इस पूरे फिनोमेना में जब एक बॉल जो है बेटे हिट किया, विंडो को हिट किया, तो यहाँ पे 4 फेजेस आएंगे। आप उनको 4 पॉइंट्स में लिख लो, चाहे आप उनको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लो। हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 हम क्या करेंगे बेटे, जब क्रिकेट बॉल विंडो को हिट करता है तो क्या होता है, उसका आपने बताना है कि एनर्जी चेंजेस कौन कौन से आते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस, कौन कौन से एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं जब एक क्रिकेट बॉल एक विंडो को हिट करता है। तो आप उसको पॉइंट वाइज लिख दो। पहला क्या है, पहली कौन सी एनर्जी चेंज आ रही है, इस क्वेश्चन में आपने मेंशन करना है कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, नंबर 1 आप क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज ट्रांसफर टू द विंडो। जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है, टूवर्ड द विंडो। पहला रीजन आपने क्या लिख देना है, पहली एनर्जी क्या लिख देनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज ट्रांसफर टू द विंडो। नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, पार्ट ऑफ सम एनर्जी ब्रेक्स द विंडो। कुछ एनर्जी जो है वो क्या करेगी, विंडो को ब्रेक कर देगी। तीसरी फॉर्म, कुछ एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू साउंड एनर्जी। सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। जब विंडो टूटती है तो बेटे उसके टूटने की, उसके शीशे गिरने की आवाज़ भी तो आपको आती है ना। इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी जो है वो साउंड में कन्वर्ट होगी, आपको स्मैशिंग नॉइज़ जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, फिर फोर्थ क्या आता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। बॉल में और बैट के दरम्यान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है ना, तो इस फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है, हीट से। तो इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी की फॉर्म जो है हीट में कन्वर्ट हुई और हीट से जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं इन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5.7 बेटे 5.7 मैं करवा रही हूँ। अ मैन रोइंग बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, इज ही डूइंग वर्क। एक मैन है जो कि अपनी बोट पे रोइंग मतलब आपने देखा होगा जो बोट होती है, जो कश्ती होती है बेटे, उस पर चप्पू होते हैं, 2 लंबे लंबे स्टिक्स होते हैं जिसको हलाते हैं, पानी पीछे को मूव करता है और आपकी बोट जो है वो आगे को मूव करती है। ठीक है, एक पर्सन है, कोई भी मैन है जो बोट को जो है स्ट्रीम के अंदर जो है बोट रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन वो आदमी जो है ना वो उसको रो कर रहा है। ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू द शोर, इज़ ही डूइंग वर्क, या वो काम कर रहा है। अब आप बड़ा कॉमन सा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आप उस चीज़ को इधर क्या लिखा हुआ है, इज़ एट रेस्ट, वो रेस्ट पे है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही, वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है W इज इक्वल्स टू एफ एस, ऐसे ही पढ़ा है। तो ये तो रेस्ट पे है, इसका मतलब है एस तो यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो हम ये क्या कहेंगे, किसी भी चीज़ को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है, ज़ीरो। इसका मतलब है कि नो वर्क इज़ डन, कोई वर्क भी नहीं हो रहा। वर्क के लिए तो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे तो वो बॉडी ही रेस्ट पे है, यहाँ पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं। तो हम क्या कहेंगे, नो ही इज़ डूइंग नो वर्क, वो कोई काम नहीं कर रहा। आप लोग क्या लिखोगे, नो ही इज़ डूइंग नो वर्क, work is done when the force is applied and the body covered some distance under the action of this force। ठीक है, ऐसे ही था ना, मैंने भी बताया कि वर्क तो तभी होता है जब कोई बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे या डिस्टेंस कवर करे। लेकिन इस केस में ये आदमी जो है, ये जो पर्सन है, इसकी बोट जो है वो अंडर रेस्ट है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, इन दिस केस अ मैन इज exerting फोर्स ऑन द वाटर टू मूव द बोट upstream, but he is at rest with respect to the shore, so his work done will be zero। यहाँ पे वो आदमी जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही पर्सन की। मैन जो है वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किस पे बेटे, वाटर पे। मैन एग्जर्टिंग द फोर्स ऑन वाटर, ठीक है, टू मूव द बोट, बट ही इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द, आपने ये लिखे ना, बट ही इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन जो है वो उसका क्या हो जाएगा, द वर्क टोटल वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बात आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं 5.8 की तरफ बेटे। 5.8 पर, साइक्लिस्ट गोज डाउन हिल फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टीप हिल विदाउट पेडलिंग एंड टेक्स इट टू टॉप ऑफ द नेक्स्ट हिल, द अ डायग्राम ऑफ व्हाट हैपेंड। नंबर 2 इसका पार्ट जो है, एनालाइज दिस इवेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, लेबल योर डायग्राम यूजिंग दीज टर्म्स। यहाँ पे आपको कहा है कि एक साइकिलिस्ट है जो कि डाउन हिल, यानी कि ऊपर से, पहाड़ से, हिल है जो भी, उससे नीचे आ रहा है, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टीप, ऊपर से आ रहा है टॉप से, और नीचे क्या है, एक ढलवान है, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आ रहा है वो पैडलिंग नहीं कर रहा, ठीक है, वैसे ही साइकिल पे बैठा है, क्योंकि नीचे को आ रहा है तो वो वैसे भी आ सकता है विदाउट पैडलिंग। और उधर से ही जो है वो दूसरे जो हिल है उसकी टॉप पे जा रहा है बेटे। तो आपने इस की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और एनालाइज भी करना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा फिनोमेना भी जो है वो भी आपने बताना है। तो मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करवाती हूँ, देन इसका पूरा हम लोग फिनोमेना जो है वो भी बेटे राइट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं बुक का पार्ट सी, ठीक है। सी का 5.8 का पार्ट 1 क्या था, ड्रॉ अ डायग्राम। उन्होंने क्या कहा है कि आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ठीक है, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले उन्होंने क्या कहा है, हाइट ऑफ द हिल, ये हाइट है, नीचे स्लोप पे आया है, ये स्लोप हो गया, इस स्लोप से ये वापस नेक्स्ट हिल पे चला गया, ठीक है। ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। हाइट से आ रहा था फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, नीचे स्लोप था, नीचे स्लोप पे आया और उस स्लोप से दोबारा एक नई हिल पे जो है उसकी हाइट पे चला गया, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, दो टाइप की एनर्जीज हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। पहले यहाँ पे आप कोई भी पर्सन शो कर दो, ठीक है। आपने सिंपल जो है वो साइकिल ड्रॉ कर दो। चलो मैं ऐसे साइकिल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। हम सपोज ये कोई इस तरह का ड्राइंग तो हमारी है नहीं कि ड्राइंग का हमारा कोई पेपर हो रहा है, हमने जस्ट इंडिकेट करना है, ठीक है। एक पर्सन है, यहाँ से आया है, फिर यहाँ पे वो पहुँचा है, ठीक है। स्लोप यहाँ पे क्या होगी, सपोज कर रहे हैं ना हम लोग एक पर्सन, ठीक है बेटे। और फिर यहाँ से ये इधर चला गया,
क्लियर हो गया, सिंपल डायग्राम है। अच्छा, यहाँ पे अब हम मेंशन क्या करेंगे इस डायग्राम में, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे भी बेटे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होगी, देखते हैं हम। और इस केस में भी हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि डायग्राम ड्रॉ करें। क्वेश्चन में क्या था कि एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, जो साइकिल पे पर्सन बैठा हुआ है, वो डाउन हिल आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है हिल के फ्रॉम द टॉप। ये टॉप है, यहाँ से ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये वाला एरो, इसका हेड जो है डाउनवर्ड पोजीशन जो है वो शो कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। ये नीचे आ रहा है यहाँ से, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टीप, ठीक है, फ्रॉम द, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये उतराई चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है डाउन हिल, ठीक। यहाँ पे उसने क्या किया, पैडलिंग नहीं की, यानी कि साइकिल को वो घुमा नहीं रहा, क्योंकि नीचे आ रहा है। तो विदाउट पैडलिंग भी जो है आप नीचे आ सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी भी है, अगर आप स्टीप नीचे आ रहे होते हैं ना, तो आपको गाड़ी को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही जो है आपकी गाड़ी स्लोली स्लोली जो है वो नीचे आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे आ गया विदाउट पैडलिंग, ठीक है, मेंशन किया गया। एंड टेक इट टू द, और इस साइकिल को अब ये कहाँ ले गया, टेक इट द नेक्स्ट हिल। और अब ये नेक्स्ट हिल की तरफ, ये फर्स्ट हिल थी हमारी, इसको हम फर्स्ट हिल कह लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी कौन सी थी, सेकंड हिल थी, सेकंड हिल की तरफ चला गया। उसको डायग्राम में जो है हमने मेंशन करना था, हमने डायग्राम बना दी। अब नंबर 2 पार्ट हमारा क्या था, उसी का अगर हम नंबर 2 देखें, तो नंबर 2 में आपको कहा गया था कि इसको आपने एनालाइज करना है, कि इस इवेंट में एनालाइज दिस इवेंट इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है। जब वो यहाँ पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या थी, मिनिमम थी। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जब वो पहुँच गया, जब नीचे आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर वो दूसरी हिल पे जाता है, पोटेंशियल एनर्जी दोबारा जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी दोबारा क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ें तो राइट कर दी, बट हाउ दिस अकर, ये कैसे एक चेंज आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। अब समझो इसको, साइक्लिस्ट जो था उसने स्टार्ट किया विद मैक्सिमम एनर्जी। जब वो हिल पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली खुद ब खुद ही जो है, जब वो टॉप ऑफ द फर्स्ट हिल, ये फर्स्ट है मैंने मेंशन किया, फर्स्ट हिल में होगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी फर्स्ट हिल पे वो क्या थी, वो थी मैक्सिमम। लेकिन इस केस में काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या थी, वो थी ज़ीरो। क्या थी, ज़ीरो। जैसे जैसे बेटे वो नीचे आना शुरू होगा, जैसे जैसे मैंने क्या कहा, जब वो ऊपर था पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड जो है बॉटम आता जाएगा नीचे। जब ये नीचे आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना। जब भी कोई बॉडी मूविंग फेज में होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ना। तो यहाँ पे ये स्पीड नीचे आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, स्पीड एक उसकी है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ये दोबारा चढ़ना शुरू हुआ, ही क्लाइम्स टूवर्ड नेक्स्ट हिल। यहाँ से ये नेक्स्ट हिल की तरफ जा रहा है। जब ये नेक्स्ट हिल की तरफ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। स्लोली स्लोली वो कन्वर्ट होना चल जाएगी। अल्टीमेटली जब वो नेक्स्ट हिल के टॉप पे चला जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, तो क्या होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और जो यहाँ पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये जो मैंने डायग्राम आपको मेंशन किया, इसी को आपने इसी फॉर्म में लिख लेना है कि जब साइकिल स्टार्ट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम द टॉप टूवर्ड डाउन हिल। जब वो डाउन हिल की तरफ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नाउ बिकम मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम मैक्सिमम।
आफ्टर कमिंग टूवर्ड मतलब डाउन, स्लो डाउन, ठीक है, ही अगेन मूव टूवर्ड अनदर हिल, ठीक है। व्हेन ही मूव टूवर्ड अनदर हिल, हिज पोटेंशियल मैक्स हिज काइनेटिक एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब वो वहाँ पे पहुँच गया, व्हेन ही रीच एट द अदर हिल, पोटेंशियल एनर्जी बिकम मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम मिनिमम। ये सारा कुछ आपने जो है इसको जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटे, ऐसे ही आपने इसको डायग्राम बना के जो है वो ड्रा करना है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.9, लेबल योर डायग्राम। और लेबल कर दी ना हमने, तीनों पॉइंट पे बता दिया कि एनर्जी जो है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है। इस टिम्बर और वुड रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी कमेंट। आपसे पूछा हुआ टिम्बर, टिम्बर लकड़ी ही को कहते हैं। जो वुड है, जो लकड़ी है, बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है, ठीक है, वो आपसे पूछा हुआ है कि जो वुड है, जो लकड़ी है, जो टिम्बर है बेटे, वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है कि नहीं है। तो आपने इसको बताना है। तो यस बेटे, यस टिम्बर, आप इसका आंसर क्या लिखोगे? यस टिम्बर इज़ अ रीन्यूएबल हीट एनर्जी सोर्स। टिम्बर जो है वो रीन्यूएबल जो है एक आपके पास जो है एनर्जी का सोर्स है। इसमें आप लोग क्या लिखते हो कि व्हेन हम जब वुड को जो है बर्न करते हैं, इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। एज लॉन्ग एज फॉरेस्ट आर मैनेज, trees are pre-planted and not over harvested, timber can continue to be renewable sources। आप लोगों को मैंने याद हो तो मैंने बेटे आप लोगों को डिफरेंसेस करवाए थे रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो रीन्यूएबल हैं वो क्या होते हैं, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो बेटे अभी फ़िलहाल तो अल्लाह रहम करे ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि हम कहें कि पूरे अर्थ में से जो है वो ट्रीज़ ही गायब हो गए हैं। और ऐसा ना तो नहीं तो टाइम आया, और अल्लाह ना करे कि कभी भी ऐसा वक्त आए। तो अभी के लिहाज से तो हम यही कह सकते हैं कि जो टिम्बर है या जो वुड है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि वो उनको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। आपने जितने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या फॉरेस्ट हैं या कुछ और है, तो ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट हो ही जा रहे हैं। हम लोग खुद भी ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं, और जो फॉरेस्ट हैं या जो इस तरह के एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या खुद ही सीड्स गिरी जा रहे हैं, पॉलिनेशन होती जा रही है, और खुद ब खुद ही ट्रीज जो है वो ग्रो करते रहते हैं। और जब हम उनको उनकी कटिंग भी कर लेते हैं, उनको अगर हम लोग बर्न भी कर लेते हैं, तो उनकी बर्निंग से भी हम जो है एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। और टिम्बर जो है वो कंटिन्यू कर है एज ए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, क्योंकि ये बार बार जो है ग्रो हो जाते हैं और हमें जो है ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। तो आप ये इसका आंसर क्या लिखोगे? यस लिखोगे कि यस टिम्बर इज़ अ रीन्यूएबल हीट एनर्जी। क्लियर हो गया? ये हमने अपनी बुक का पार्ट सी जो है डैट इज़ कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन बेटे ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी के टोटल 9 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके तमाम के तमाम आंसर्स जो हैं बेटे वो बता सकूं। मैंने कोशिश तो की है कि मैं जो रिटन फॉर्म में देने वाले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जो वैसे आपको समझ आ सकते हैं वो मैं आपको ओरली जो है बताऊं। आपने इन सब को अपनी नोटबुक्स पे बेटे उतार लो ताकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स आपको प्रॉब्लम ना हो। आप लोग देखो फ़ौरन से पहले आपको जो है इनका पता हो, आपको ये क्वेश्चन आते हों। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर में हम पार्ट डी जो है बेटे उससे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।